हेलो नमस्कार। आप सभी का बीएससी विजन के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा भाई, माँ सरस्वती की वंदना करते हुए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखो, अपने जो बीते 4 लेक्चर थे उसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी, और आगे के जो लेक्चर्स रहने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर्स ये रहने वाले हैं। आने वाली जो सीरीज़ है ये मान के चलेगा कि एग्जामिनेशन के क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। अब अपन 3-4 चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का अपना ये लेक्चर रिएक्टेंस के ऊपर रहने वाला है, पांचवा अपना लेक्चर रहने वाला है, जिसमें आज अपन रिएक्टेंस के दोनों टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बीते 4 लेक्चर्स में अपन ने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी पढ़ी हैं। अब देखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। रजिस्टेंस, रजिस्टेंस, एक मिनट। हाँ हाँ, तो जैसे रेजिस्टेंस है, एक है अपना रिएक्टेंस है, और एक है अपना इम्पीडेंस। ये 3 प्रकार की चीजें हैं, और इनसे अक्सर बड़ा क्वेश्चन नहीं तो छोटा क्वेश्चन तो अक्सर पूछ ही लिया जाता है। तो अपन रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस वाला पोर्शन तो आज कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद अपन इम्पीडेंस एडमिटेंस के ऊपर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही मजा आने वाला आपको इस सीरीज के साथ जुड़ करके। तो शुभारंभ कर लेते हैं फिर। ओके, अब मेरे भाई, जब मैं बात रेजिस्टेंस की कर रहा हूं, तो रेजिस्टेंस को अपन हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं मेरे भाई? प्रतिरोध। अपना रेजिस्टेंस का हिंदी नाम है प्रतिरोध। के बारे में जब अपन बात करते हैं, अपन ने कई बार ये शब्द यूज में लिया होगा, कई बार अपन ने ये शब्द पढ़ा होगा, प्रतिरोध। क्या होता है प्रतिरोध? मुझे लगता है कि ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, पर अपन एक मोटा मोटा क्राइटेरिया लेकर के चलें, एक बेसिक अपन को क्लियर रहे, इसके लिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाले कारक को ही अपन कहते हैं प्रतिरोध। कोई भी ऐसी डिवाइस है, कोई भी ऐसी चीज है जो धारा को कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर रही है, तो उसी को अपन कहते हैं प्रतिरोध। रजिस्टर जिसे अपन कहते हैं, रेजिस्टेंस कहीं कहीं आपको शब्द मिलेगा रजिस्टर, तो वो भी अपना प्रतिरोध का इंग्लिश रूपांतरण ही है। अब जब अपन रजिस्टर की बात करते हैं तो ये कहाँ लगा होता है, क्यों लगा होता है, इसके बारे में अपन जाने। हाँ हाँ, एक बार हाँ दोबारा से देखते हैं। हाँ, तो अपनी बात चल रही थी प्रतिरोध के बारे में। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये बात आपको क्लियर हुई कि कोई भी ऐसा कारक जो कहीं ना कहीं धारा को रोकने का प्रयास कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। मैंने प्रतिरोध के बारे में पहले भी परिचर्चा की होगी, और जब आपने देखा भी होगा प्रतिरोध के बारे में, तो जब अपन परिपथ के बारे में पढ़ रहे थे, तो जब परिपथ वाला जो डायग्राम था उसमें एक कुंजी के पास एक रजिस्टर लगा हुआ था, वो क्या था? अपना प्रतिरोध था। ठीक है, अपन और इसके एग्जांपल्स देखते हैं, फिर इसको लिखते हैं। देखिएगा, ये अपना जो बल्ब का फिलामेंट होता है, ये अपना किसका एग्जाम्पल है? ये अपना प्रतिरोध का एग्जाम्पल है। भाई, इस बल्ब में 2 वायर लगे होते हैं, ये बीच में जो ये फिलामेंट किसका होता है? ये टंगस्टन का वायर होता है। किसका वायर होता है? ये बीच में लगा जो टंगस्टन का जो वायर होता है, ये किसका काम कर रहा होता है? धारा को रोकता ही तो है। अब ये धारा को रोक के अपन को रोशनी दे देता है, तो अपना तो फायदा है इसमें। ये धारा को रोक के अपन को रोशनी देता है। ठीक इसी प्रकार से हीटर में लगी हुई जो बीच में, जो हीटर में एकदम गोल राउंड में लगी होती है ना, हीटर में एक जंजीर लगी होती है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? प्रतिरोध का एग्जाम्पल है। हीटर में लगी जो अपनी जंजीर है, वो भी अपना प्रतिरोध का एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये जो देखो, ये कोयल है, अपन जो रोड इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में गर्म पानी करने के लिए, किसका एग्जाम्पल है? प्रतिरोध का एग्जाम्पल है। चूंकि बल्ब में ये जो टंगस्टन का वायर है वो गर्म होके हमें रोशनी देता है, तो अपन को प्रकाश देने का काम कर रहा है प्रतिरोध के रूप में। हीटर में लगी ये जो जंजीर है, इसका मेरे को नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं इसको, तो वो चूंकि गर्म होके अपन को क्या करती है? ताप देने का देने का काम करती है।
तो वो अपना क्या हो गया, हीटर का काम हो गया। इसी प्रकार से अपनी जो ये मोटर में लगी कोयल है, ये भी तो एक प्रतिरोध का ही एग्जाम्पल है, जो घूमने का काम करती है। पंखे में लगी कोयल है, प्रतिरोध का एग्जाम्पल है। ये देखो, इस प्रकार की युक्तियां आप जब बल्ब वगैरह, ये जो अपनी एलईडी बल्ब आते हैं उसमें देखोगे, इस प्रकार की युक्तियां लगी होती है। फोन चार्जर में आप देखोगे, मोबाइल का जो चार्जर होता है उसमें इस प्रकार की युक्तियां लगी होती हैं। बहुत सारी सी डिवाइसें होती है जिसमें छोटे मोटे रजिस्टर लगे होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, धारा को कंट्रोल करने का काम करते हैं, धारा को रोकने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल अपने किसके एग्जाम्पल हो गए, प्रतिरोध के एग्जाम्पल हो गए। ओके, मेरे ख्याल से आपको प्रतिरोध क्लियर हुआ होगा। अब देखिएगा, और एक चीज मैं और क्लियर करता हूं, फिर अपन इसको लिखते हैं। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रतिबाधा शब्द यूज में लिया, देखो इसके ऊपर मैं पूरा लेक्चर लेके आऊंगा, लेकिन जितना अपन को जरूरी है प्रतिरोध और प्रतिघात के लिए समझाने के लिए, उतना चीजें तो अपन अभी क्लियर कर लेते हैं। तो देखो, प्रतिबाधा में प्रतिरोध और अपन एक आगे पॉइंट, अगला ही पॉइंट अपना रहने वाला है प्रतिघात। ये दोनों मिलके अगर एक साथ अगर किसी सर्किट में देखने को मिले तो उसी को सम्मिलित रूप से अपन कहते हैं प्रतिबाधा। अगर प्रतिरोध और प्रतिघात किसी सर्किट में एक साथ देखने को मिल रहे हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। इसे Z से निरूपित किया जाता है, और Z इज इक्वल टू होता है R प्लस आयोटा अक्स। बस यही अपने काम का है, और कोई चीज काम की नहीं है। ये Z इज इक्वल टू R प्लस आयोटा अक्स, यहां से अपनी एक प्रतिरोध की डेफिनेशन निकल के आएगी, इसलिए इसको समझाना, इसको पढ़ाना थोड़ा जरूरी हो जाता है। यहाँ पे R है, ये रेजिस्टेंस से है। ठीक है, यहाँ पे R का तात्पर्य रेजिस्टेंस से है और अक्स का तात्पर्य रिएक्टेंस से है। तो यहाँ पे जब अपन रेजिस्टेंस की परिभाषा दे, रजिस्टर की परिभाषा दे, तो अपन कह सकते हैं कि देखो, आप सभी को पता होगा ना कि यहाँ पे जो आयोटा के साथ वाला जो चीज आती है उसको अपन कहते हैं काल्पनिक, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, काल्पनिक भाग। और ये जो आयोटा के साथ नहीं होता है उसको अपन क्या कहते हैं, वास्तविक भाग। इस इतना तो सभी को पता है। तो अपन कह सकते हैं ना कि जो प्रतिबाधा का जो वास्तविक भाग होता है वो तो प्रतिरोध होता है, और प्रतिबाधा का जो काल्पनिक भाग होता है वो प्रतिघात होता है। ये डेफिनेशन यहाँ से निकल के आई है, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत परिचर्चा आपको प्रतिबाधा के बारे में करने का प्रयास किया है। थोड़ी बहुत परिचर्चा अपन ने प्रतिबाधा के बारे में की है। ठीक है, जब मैं आपको डेफिनेशन लिखाऊं तो आपको यूं लगना नहीं चाहिए कि यार ये नया सा वर्ड क्या आ गया। तो आप लिखिएगा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, और उसमें लिखिएगा धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से निरूपित करते हैं। अर्थात अपन एक डेफिनेशन और लिखते हैं इसकी, अर्थात एक डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताया वो अपन और लिख लेते हैं इसकी। साथ साथ लिखेंगे, अर्थात प्रतिबाधा का वास्तविक भाग, रियल पार्ट ऑफ इंपीडेंस इज कॉल्ड रिएक्टेंस। वास्तविक भाग प्रतिरोध कहलाता है। अब देखो, मैंने प्रतिरोध इसलिए बताया क्योंकि जब आपको प्रतिरोध के बारे में पता होगा ना तो ही आप प्रतिघात को बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे। इसलिए मैंने यहाँ पे प्रतिरोध शब्द का जिक्र किया है। अब अपन आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज प्रतिघात के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। रिएक्टेंस, इसको अपन कहते हैं हिंदी में प्रतिघात। अब देखो, आपका माइंड में एक सवाल जरूर उठेगा कि यार, प्रतिरोध अपन ने पढ़ा कि धारा प्रवाह के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाले कारक को तो अपन प्रतिरोध कहते हैं,
इम्पीडेंस अपन ने पढ़ा कि यार प्रतिरोध और प्रतिघात साथ साथ आते हैं, मतलब ये भी धारा को रोकने का ही काम कर रहा है। फिर प्रतिघात क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है? तो मैं असल में कहूं तो इसका काम भी धारा को रोकने का ही, धारा को रोकने का काम ही अपना रिएक्टेंस का रहने वाला है। धारा प्रवाह को रोकने का काम ही अपना रिएक्टेंस का रहने वाला है। रिएक्टेंस भी धारा को रोकने का ही काम करता है। तो फिर आपका ये सवाल रहेगा कि यार फिर इनको अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? भाई जब रिएक्टेंस भी धारा को रोक रहा है, रेजिस्टेंस भी धारा को रोक रहा है, इंपीडेंस भी धारा को रोक रहा है, तो इसमें कोई फर्क तो होगा, वरना एक ही चीज में पढ़ लेते। धारा को रोकने का काम रेजिस्टेंस का है तो फिर रिएक्टेंस पढ़ने की क्या जरूरत है? अब देखिएगा, इसमें एक माइनर सा काम, एक माइनर सा चेंज है। अगर अपना संधारित्र और प्रेरण कुंडली, इनके बारे में भी अपन जिक्र करेंगे कि क्या चीज है, अगर ये दोनों डिवाइस आपस में मिलकर के या फिर अलग अलग किसी भी रूप में धारा को रोकती हैं तो अपन उसे प्रतिघात के अंडर पढ़ते हैं। अगर मान के चलेगा किसी सर्किट में संधारित्र लगा हुआ है तो अपन वहां ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस काम कर रहा है, अपन वहां कहेंगे कि यहाँ रिएक्टेंस काम कर रहा है, प्रतिघात काम कर रहा है। अगर किसी सर्किट में प्रेरण कुंडली लगी हुई है, किसी डिवाइस में प्रेरण कुंडली लगी हुई है, तो अपन वहां नहीं कहेंगे कि यहाँ प्रतिरोध काम कर रहा है, अपन कहेंगे वहां प्रतिघात काम कर रहा है। तो संधारित्र और प्रेरण कुंडली ये दोनों चीजें अगर धारा को रोकें तो फिर वो अपना प्रतिघात के अंडर में आता है, रिएक्टेंस के अंडर में आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर संधारित्र और प्रेरण कुंडली मिलकर के धारा को रोकें तो उसे अपन प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनने का प्रयास करना। अब आपको सवाल आएगा मन में कि यार ये संधारित्र और प्रेरण कुंडली लगी कहाँ होती है? ठीक है, इस बात को भी पढ़ना जायज है। और ये देखिएगा, ये इस प्रकार का कहीं आपने डिवाइस में लगी चीज देखी होगी, तो इसी को कहते हैं अपन प्रेरण कुंडली, इंडक्टिव कोयल। इस प्रकार की जो वायरिंग जो कुंडलियों में लगी होती है, अपने फैन में नहीं लगा होता, फैन का जो अंदर वाला हिस्सा है उसको जब अपन खोलेंगे तो अंदर एक वायरिंग हो रखी होती है, जिसकी जो फैन की मोटर होती है ना, उसके अंदर जब आप देखोगे वो इंडक्टिव कोयल ही वहां काम कर रहा होता है, जो घुमाने का काम करता है अक्सर फैन को। ठीक है, तो इस प्रकार की जो युक्ति होती है वो अपने इंडक्टिव कोयल के अंतर्गत आती है, अपना प्रेरण कुंडली के अंतर्गत इस प्रकार के एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें रिएक्टेंस की। अब देखो यहाँ पे दोनों चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जहाँ पे ये देखो ये अपना कैपेसिटर का एग्जांपल है, ये आपने बहुत बार देखा होगा इन्वर्टर वगैरह में, बहुत सारी डिवाइसों में इस प्रकार की ये चीजें लगी होती है। ठीक है, बहुत सारी युक्तियों में इस प्रकार की ये जो चीजें लगी होती हैं, तो ये अपना कैपेसिटर का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, ये अपना कैपेसिटर का ही एग्जाम्पल है। जो एसी फैन है अपना, वो भी अपना कैपेसिटर का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये जो लैंप है, लैंप में जो ये एलईडी ड्राइवर लगा होता है, ये भी अपना कैपेसिटर का ही एग्जाम्पल है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? और यहाँ पे देखो मोटर में मैंने कहा ना, ये जो वायरिंग हो रखी होती है जो घुमाने का काम करता है, तो ये मोटर में लगा, ये प्रेरण कुंडली यहाँ पे लगी होती है, ट्रांसफार्मर में अपनी प्रेरण कुंडली लगी होती है। ठीक है, ये जो कोयल वगैरह होती है इनमें भी अपनी प्रेरण कुंडली ही काम कर रही होती है। तो इस प्रकार की ये जो प्रेरण कुंडली यहाँ पे काम कर रही होती है, कैपेसिटर यहाँ पे काम कर रहा होता है, मोटा मोटा यहाँ पे आपने देख लिया ना कि किस प्रकार से दिखता है अपना कैपेसिटर। आ रही है मेरी कोई बात समझ में? ओके, अब देखो, तो आपको रिएक्टेंस के बारे में एक चीज पता चली कि अगर संधारित्र और प्रेरण कुंडली धारा को रोकते हैं तो वहां पे प्रतिरोध शब्द यूज में ना लेकर के प्रतिघात शब्द यूज में लिया जाता है। ये बात क्लियर हुई ना? अब देखो, अपना रिएक्टेंस भी दो प्रकार का होता है। रिएक्टेंस एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरणिक प्रतिघात, बहुत ही आसान है, बहुत ही मजा आएगा। एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी धारतीय है प्रतिघात। अब देखो, ये नाम जितने आपको यूं अटपटे लग रहे हैं ना, उतना कुछ मसला है नहीं इनमें। ये जो यहाँ पे धारतीय प्रतिघात यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आगे प्रेरणिक प्रतिघात जो आपको दिया गया है, ये जो नाम इतने आपको यूं लग रहे हैं ना,
ऐसा कुछ है नहीं। अब देखो मैंने कहा ना कि अगर प्रेरण कुंडली और संधारित्र धारा को रोक रहे हैं तो वहीं पे अपन प्रतिघात शब्द का यूज लेते हैं, ये बात क्लियर हुई। अब देखिएगा, प्रेरणिक प्रतिघात नाम से पता चल रहा है कि मेरे भाई अगर अपना प्रेरण कुंडली धारा को रोकने का काम कर रहा है, अगर किसी सर्किट में या कहीं भी किसी डिवाइस में प्रेरण कुंडली धारा को रोक रही है तो वहां पे प्रेरणिक प्रतिघात होता है। अगर धारतीय प्रतिघात, चूंकि डिवाइस ही दो हैं तो अपना बच गया जो संधारित्र अगर धारा को रोक रहा है, अगर कैपेसिटर अपनी धारा को रोक रहा है तो वहां पे अपना क्या हो गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया, धारतीय प्रतिघात हो गया। मेरी बात रिएक्टेंस वाली कुछ समझ में आई? प्रतिघात क्या होता है, अगर प्रेरण कुंडली और संधारित्र धारा को रोक रहे हैं तो वहां पे अपन प्रतिघात शब्द यूज में लेते हैं। एक चीज और मैं आपको बताऊं, यहां पे मैंने एक चीज आपको जब बताई, अच्छा वो हटा दिया मैंने आपको कहा था कि z इज इक्वल टू आर प्लस आयोटा अक्स होता है, और जो काल्पनिक भाग होता है अपना, अशुद्धि है इसमें, ये जो अपना काल्पनिक वाला भाग होता है, अरे लिख लो इसको, ये देखो प्रतिबाधा का जो काल्पनिक वाला हिस्सा होता है, इमेजिनरी जो पार्ट होता है वो अपना क्या होता है, प्रतिघात होता है। इस डेफिनेशन को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, संधारित्र और प्रेरण कुंडली धारा को रोक रहे हैं उसे अपन रिएक्टेंस कह रहे हैं, ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर प्रेरण कुंडली के माध्यम से धारा को रोक रहे हैं तो प्रेरणिक प्रतिघात, अगर संधारित्र के माध्यम से धारा को रोका जा रहा है तो वहां पे धारतीय प्रतिघात शब्द यूज में लिया जाएगा। यही अपने रिएक्टेंस है, यही अपने रिएक्टेंस के दो काम है। और मैं आपको काम बताऊं प्रतिघात का, तो प्रतिघात एक फिल्टर के रूप में काम करता है। प्रतिघात का क्या काम होता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, फिल्टर करने का काम करता है। अब किसको फिल्टर करेगा, पानी को, मिट्टी को? नहीं ना, हवा को? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अपन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, धारा की बात कर रहे हैं, तो सर धारा वगैरह कोई फिल्टर करेगा? बिल्कुल। अगर यहाँ कहीं किसी युक्ति से एसी और डीसी दोनों करंट बाहर निकल रही हैं तो एसी और डीसी करंट को फिल्टर करने का काम, जैसे मान के चलेगा कि अपन एसी और डीसी दोनों करंट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, किसी डिवाइस से एसी और डीसी दोनों करंट अगर अपन पहुंचा रहे हैं, वहां पे या तो कैपेसिटर लगा होगा या फिर वहां पे अपना प्रेरण कुंडली लगा होगा, तो ये फिल्टर करके सिर्फ एक ही धारा को पहुंचाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये अगर मैं प्रेरण कुंडली की बात करूं तो ये सिर्फ डीसी धारा को ही आगे भेजने का काम करता है, एसी करंट को नहीं भेजता है, और ये सिर्फ एसी करंट को ही आगे भेजने का काम करता है। इस बात को मैं पूरा मैथमेटिकली रूप से प्रूव करने वाला हूं अभी, बस मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दिया है कि प्रतिघात क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। ये बात आपको क्लियर हुई ना? तो बहुत सारे से यूज हैं अपने प्रतिघात के, बहुत सारे से अलग अलग जगहों पे अपना काम करता है प्रतिघात। अब मेरी बात ध्यान से सुनने का प्रयास करना। ओके, रिएक्टेंस हेडिंग डालना और लिखना यहाँ पे, फिर अपन और आगे समझेंगे, थोड़ा थोड़ा लिखते चले ताकि आपके ऊपर भी भार कम हो। प्रतिघात, ओके, दिखाई तो पड़ रहा है ना सही से? ओके, लिखिएगा, इसमें लिखिएगा संधारित्र व प्रेरण कुंडली के प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, अर्थात अपन एक डेफिनेशन और लिखते हैं इसकी, अर्थात प्रतिबाधा का काल्पनिक भाग प्रतिघात कहलाता। प्रतिबाधा का जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो प्रतिघात कहलाता है। यहाँ पे अथवा लिखेंगे और ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंस आपको क्लियर हुआ कि संधारित्र या प्रेरण कुंडली के प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं, या फिर अपन प्रतिबाधा के संदर्भ में इसकी परिभाषा दें
तो प्रतिबाधा का जो काल्पनिक भाग होगा वो अपना प्रतिघात के अंडर में आएगा। ठीक है, अब देखिएगा, इंडक्टिव reactance and capacitive reactance are following two types of reactance. Okay, reactance के दो प्रकार होते हैं मेरे भाई, ऐसे कैसे लिख लो, reactance यानी प्रतिघात मेरे हिंदी वाले भाई लिखेंगे, और इंडक्टिव रिएक्टेंस को कहते हैं प्रेरणिक प्रतिघात, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कहते हैं धारतीय प्रतिघात। ठीक है, मात्रा छोटी बड़ी हो तो देख लीजिएगा, इसमें अपन को साइंस में इतना कुछ है नहीं मात्रा का खेल, फिर भी अपन थोड़ा कोशिश करेंगे कि अशुद्धियां ना हो। ओके, अब आगे बढ़ें। अब ठीक है, एक एक को बहुत ही प्यार से बहुत ही सही ढंग से पढ़ने का प्रयास करते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस हेडिंग डालिएगा जिसे अपन कहते हैं प्रेरणिक प्रतिघात, और फिर अब समझने का प्रयास कीजिएगा। वैसे तो मैंने पूरा समझा दिया आपको, पुनः मेरी बात को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा, और फिर अपन जिस मैथमेटिकल इक्वेशन की बात कर रहे थे उसके ऊपर भी आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा, प्रेरणिक प्रतिघात क्या चीज है। तो मैंने क्या कहा कि अगर किसी प्रेरण कुंडली अगर अपन अपनी धारा को रोक रही है, अगर प्रेरण कुंडली द्वारा धारा को रोकी जा रही है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, उसको प्रेरणिक प्रतिघात कहेंगे ना मेरे भाई। ठीक है, अरे मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर प्रेरण कुंडली के द्वारा धारा रोकी जा रही है तो उसे तो कहते हैं अपन प्रेरणिक प्रतिघात, और इसे अपन किससे लिखते हैं, अक्सर से इसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब इसका पूरा कैलकुलेशन अपन करने वाले हैं। अब मेरी बात सुनिएगा, लिखना साथ साथ। प्रेरण कुंडली के प्रतिरोध को प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। इसे अक्स एल से दर्शाया जाता है, इसे अक्स एल से दर्शाया जाता है, अर्थात अक्स एल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल। अक्स एल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल होता है, ये होता है भाई। ठीक है, अक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है। यहाँ पे ओमेगा क्या चीज है, ओमेगा अपनी कोणीय आवर्ती को बोला जाता है। ओमेगा यहाँ है कोणीय आवर्ती, ओमेगा क्या है अपनी यहाँ पे कोणीय आवर्ती। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा, और एल एल है यहाँ पे प्रेरकत्व। ठीक है, एल बोला जाता है प्रेरकत्व को। अब देखना ध्यान से, अपन इसको इसका मैथमेटिकल समझते हैं। तो मैंने क्या कहा, अक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है। चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, तो एक्स एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ एल हो जाएगा। आप सभी को पता है यहाँ पे एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी आवर्ती को बोला जाता है। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, एल का मतलब प्रेरकत्व, और पाई का वैल्यू 3.14 होता ही है, तो रखो भाई दो। अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे कर लो। अब देखो अपन यहाँ पे मैंने कहा ना कि अपना जो प्रेरण कुंडली और संधारित्र एक फिल्टर के रूप में काम करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो फिल्टर का मतलब एसी और डीसी करंट की अपन बात कर रहे होंगे, तो यहाँ पे अपन एसी और डीसी करंट के दो अलग अलग केस लेंगे। केस फर्स्ट फॉर एसी करंट, एसी करंट के लिए देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। अपन बहुत मैथमेटिकल रूप से इसे प्रूव करने वाले हैं, आपको मजा आएगा कि आपके वैल्यू से आपको पता चलेगा कि फिल्टर के रूप में ये काम कैसे कर रहा है। अब देखिएगा, एसी करंट के लिए आप सभी को पता है कि एसी करंट में फ्रीक्वेंसी होती है, और अगर अपन इंडिया की बात करें तो 50 हर्ट्ज अपनी एसी करंट की फ्रीक्वेंसी होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब हो गया 1 सेकंड में 50 बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही होती है। और अगर अमेरिका जैसे देश की बात करें तो वहां पे 60 हर्ट्ज अपनी एसी करंट की फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे अपने इंडिया की ही अपन बात कर लेते हैं, तो ऐप का वैल्यू कितना हो जाएगा एसी करंट के लिए, 50 हर्ट्ज हो जाएगा। तो भाई रखो इसमें वैल्यू, तो एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 50
एल। ठीक है, एल तो है ही अपना, पाई का वैल्यू 3.14 रखेंगे तो 2 × 3.14 इंटू 50L, तो अक्सएल इज इक्वल टू क्या हो गया, 100 × 3.14L हो गया। तो अक्सएल का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, 314L आ गया क्या? अक्सएल का वैल्यू एसी करंट के लिए कितना आ गया, 314L आ गया क्या मेरे भाई? देखो देखे, अक्सएल का वैल्यू एसी करंट के लिए 314L आ गया क्या? अब इसका मतलब क्या हुआ फिर, इसका मतलब क्या हुआ, इससे आपको क्या चीज समझ में आ रही है? इसका कुछ ना कुछ तो मतलब हुआ होगा। मतलब 314L, और L का भी यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। मतलब यहाँ पे ये प्रतिरोध का ही तो काम कर रहा है, यानी प्रेरण कुंडली अपनी एसी करंट को रोकती है। 314L इसकी वैल्यू आ रही है, 314 और L का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो मतलब धारा को रोकेगी ना। इसका वैल्यू आ रहा है इतना, तो इतनी धारा को ये रोकने का प्रयास करेगी। तो अपन यहां से कहेंगे कि अर्थात एसी करंट धारा को रोकती है, एसी करंट अर्थात प्रेरण कुंडली एसी करंट को रोकती है। अब देखते हैं अपन डीसी करंट के लिए केस सेकंड अपन लेते हैं फॉर डीसी करंट। अगले पेज में ले ले गया, यहाँ पे यार थोड़ा सही से समझ में आ जाएगा, यहीं पे ले लेते हैं। केस सेकंड अपन ले लेते हैं फॉर डीसी करंट, फॉर डीसी करंट डायरेक्ट करंट, और उसे कहते हैं एसी करंट को अल्टरनेट करंट। अब डीसी करंट के लिए देखोगे तो डायरेक्ट करंट की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 0। तो भाई अपन अक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 0L करोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। मतलब डायरेक्ट करंट के लिए अपने प्रेरण कुंडली के प्रतिरोध का मान कितना आ गया, 0। 0 का मतलब किसी धारा को रोकेगा ही नहीं। अरे प्रतिरोध का मान ही 0 आ गया तो वो धारा को कहां से रोकेगा? तो अपन यहां से कह सकते हैं कि अर्थात प्रेरण कुंडली डीसी करंट को नहीं रोकती। अर्थात प्रेरण कुंडली डीसी करंट को नहीं रोकती है मेरे भाई। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, क्लियर है क्या यहां तक सभी को मेरे भाई? तो मैं क्या कह सकता हूं, इस चीज से क्या कैलकुलेशन निकला? तो ये एक ही बात निकली यहां से, यहां से एक ही बात निकली मेरे भाई। अरे यार, यहाँ पे बना देता हूं मैं, इसके बाद आप ये डायग्राम आपको बनाना है। यानी अपन जब प्रेरण कुंडली की बात कर रहे हैं, ये अपना जो अक्सेल है प्रेरण कुंडली, तो अगर अपन एसी और डीसी करंट प्रेरण कुंडली में दोनों भेजेंगे तो कौन सी करंट सिर्फ निकलेगी? तो सिर्फ प्रेरण कुंडली में डीसी करंट ही आएगी, एसी करंट नहीं आएगी, क्योंकि एसी करंट की वैल्यू आ रही है, एसी करंट को ये रोकने का प्रयास करेगा, तो सिर्फ डीसी करंट आएगी यहाँ पे। ओके, ये डायग्राम आपको बाद में बनाना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप पीछे रह गए हैं तो, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर अपन को एसी और डीसी में फिल्टर का काम करना है और अपन को सिर्फ डीसी करंट जब चाहिए होगी तो अपन प्रेरण कुंडली लगा देंगे, प्रेरण कुंडली सिर्फ अपन को डीसी करंट देगी। ठीक है, और देखते हैं अपन संधारित्र क्या काम करता है। तो देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के ऊपर जब अपन आगे बढ़े, जिसको अपन कहते हैं धारतीय प्रतिघात, हिंदी में अपन इसको कहेंगे धारतीय प्रतिघात। अगर संधारित्र अपनी धारा को रोक रहा है तो वहां पे धारतीय प्रतिघात शब्द यूज में लिया जाएगा। तो आप लिखिए इसमें संधारित्र के प्रतिरोध को धारतीय प्रतिघात कहते हैं। इसे अक्स सी से कैपेसिटर
तो C और प्रेरण कुंडली तो L, तो इसे अक्ष C से निरूपित करते हैं। इसे किससे निरूपित करते हैं मेरे भाई? अक्ष C से इसे निरूपित किया जाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं अक्ष C इज इक्वल टू 1 में ओमेगा C। यहाँ पे ओमेगा तो अपना हो गया ना कोणीय आवर्ती, ओमेगा हो गई कोणीय आवर्ती, और यहाँ पे जो C है वो है अपना कैपेसिटेंस, धारिता। C क्या हो गई? अपनी धारिता। मैं साइड हट रहा हूं, एक बार लिखिएगा इस चीज को, लिखिएगा एक बार भाई। लिख लिया क्या? ओके, अगर नहीं भी लिखा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना। ओके, अब यहां तक अपने बात कर ली है। अब मैं बात करूं तो मैथमेटिकल अपन इसकी बात करें तो अक्ष C इज इक्वल टू क्या बताया मैंने? ओमेगा C। और देखिएगा, चूंकि मैंने कहा था ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2πf होता है। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, तो अक्ष C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2πf C हो जाएगा। यहाँ पे अपन केस बना लें इसके, ठीक ठीक वही केस बनेंगे जो अभी अपन ने बनाए हैं फॉर AC करंट। फर्स्ट केस है अपना, फर्स्ट केस फॉर AC करंट, तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 हर्ट्ज हो जाएगा। तो अक्ष C इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3.14 इंटू 50C, तो ये क्या हो गया? अक्ष C इज इक्वल टू 1/314 C हो गया। यही होगा ना, वैल्यू तो वही सेम ही रहेगा भाई, तो 314C हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे एक बात मेरे को यहाँ पे बताओ आप, C का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। अगर किसी संख्या में अपन जितनी बड़ी संख्या का भाग देते हैं वो संख्या उतनी ही छोटी होती चली जाती है। 1/314 का क्या मतलब हुआ? मतलब 1 के 314 टुकड़े, और C का भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, मतलब ये लगभग जीरो हो जाएगा। अपन इसे जीरो तो नहीं कहेंगे लेकिन लगभग जीरो हो जाएगा। मतलब अपन कह सकते हैं कि संधारित्र अपने AC करंट को नहीं रोकता। इसका मतलब क्या हो गया? अरे भाई रजिस्टर का वैल्यू, रेजिस्टेंस का वैल्यू ही जीरो आ गया, तो अपन क्या कहेंगे कि संधारित्र AC करंट को नहीं रोकता। संधारित्र अपने AC करंट को नहीं रोकता है। अब देखिएगा सेकंड अपन लेते हैं, सेकंड केस अपन लेते हैं फॉर DC करंट। तो ऐप का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो अक्ष C का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/0। तो अक्ष C का वैल्यू क्या हो गया? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब क्या हो गया? पूरी ही धारा को रोक लेगा। अरे अक्ष C का वैल्यू ही अनंत आ गया तो मतलब पूरी ही धारा को रोक लेगा। तो अर्थात अपन क्या कह सकते हैं कि संधारित्र DC करंट को रोकता है। संधारित्र DC करंट को रोकता है। और अपन जब इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका एक डायग्राम और बनाए अपन। यहाँ पे कैपेसिटर का डायग्राम अगर अपन इस प्रकार से बनाएं, इसको अक्ष C से लिखें और अगर AC और DC दोनों भेजें तो ये DC को तो कंप्लीट ही रोक लेगा, AC को नहीं रोकेगा। तो AC को, अर्थात अपन कह सकते हैं संधारित्र AC को नहीं रोकता। AC धारा को नहीं रोकता। मेरी बात आई समझ में? आई होप आपको चीजें बहुत आसानी से क्लियर रही होंगी, आपको बहुत मजा आया होगा लेक्चर में, आपको चीजें समझ में भी आई होंगी। और मैं पूरा प्रयास करूंगा आगे भी कि बहुत आसानी से आपको कंप्लीट चीजें समझा पाऊं, समझा सकूं। ठीक है, अभी समय हमें इससे ज्यादा मोहलत नहीं देगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपने लेक्चर्स को यूं ही बेहतरीन तरीके से देखने का, उन्हें समझने का प्रयास करते रहिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।